आज की कहानी की शुरुआत करूं उसके साथ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर भोपाल के एक ब्यूटी पार्लर की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखेंगे एक महिला, एक लड़की एक कुर्सी पर बैठी है और एक ब्यूटी पार्लर की स्टाफ उसको हेड मसाज दे रही। ये कोई और नहीं, 33 साल की ट्रिशा है जो कुर्सी पर बैठी है और इस वक्त हेड मसाज दे रही है। ट्रिशा के घर यानी ससुराल जो भोपाल में है उससे बिल्कुल बराबर में ये ब्यूटी पार्लर है। पैदल का रास्ता है और वो पैदल ही आई थी। 12 मई की दोपहर 3 बजे, ठीक 3 बजे इस ब्यूटी पार्लर में ट्रिशा आई थी। 12 मई को ही ट्रिशा की मौत हुई थी। अपनी मौत से करीब 4 घंटे पहले वो इस ब्यूटी पार्लर में 3 घंटे रही थी। अब यही एक सवाल उठता है कि एक ऐसा शख्स जो मरने जा रहा हो और मौत से पहले 3 घंटे तक ब्यूटी पार्लर में वो क्यों बैठा होगा। 3 घंटा तक यहाँ पर ट्रिशा रही इस ब्यूटी पार्लर में। उसने पेडिक्योर, हेड मसाज, बाकी सारी चीज़ें जो भी होती हैं ज़रूरत के हिसाब से वो सब किया और ठीक 3 बजे के बाद 6 बजे शाम को इस पार्लर से निकलती है, घर पहुँचती है। घर वालों का बयान है कि उसके बाद वो अपने पति समर्थ के साथ थोड़ा सा पार्क में वॉक करती है। फिर 7:30 बजे के आसपास ये लोग खाना खाते हैं, फिर ड्राइंग रूम में टीवी देखते हैं। उसके बाद ट्रिशा छत पर चली जाती है और 10 से 10:30 बजे के दरमियान फिर ट्रिशा की मौत की खबर आती है। मतलब 6 बजे वो घर पहुंची और 10 के आसपास उसकी मौत हो गई। इस ब्यूटी पार्लर की जो स्टाफ हैं, जब उनसे पूछताछ की गई, बातचीत की हमारे रिपोर्टर रवीश पाल सिंह ने, तो उसने बताया कि दिसंबर में जब उसकी शादी हुई थी तब से वो लगातार इस ब्यूटी पार्लर में आया करती थी और महीने में एक बार, तो अब तक शायद 5 बार वो यहाँ पर आई थी। आखिरी बार जब 12 मई को आई तब वो बिल्कुल नॉर्मल थी, खुश थी, लोगों से बातचीत भी कर रही थी और ब्यूटी पार्लर के किसी स्टाफ को ट्रिशा को देखकर लगा नहीं कि अगले 3-4 घंटों बाद क्या होने वाला है। बिल्कुल जैसे नॉर्मल वैसे ही नॉर्मल थी। इस कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको ये बताऊं कि इस ब्यूटी पार्लर में आने और फिर घर जाने के बाद सिर्फ 1 घंटा आखिर के ऐसे हैं जिसका जवाब सामने अब तक नहीं आया और वो है 9:30 से रात 10:30 के दरमियान ट्रिशा के साथ क्या हुआ, कहाँ थी। और इसी 1 घंटे की जांच करनी थी भोपाल पुलिस को। सच सामने आ जाता, लेकिन आज 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। खैर, इस ब्यूटी पार्लर से ट्रिशा वापस लौट गई। रात को ट्रिशा की मौत हो गई। मौत के कुछ घंटे के बाद समर्थ भाग गया, फरार। अब उस घर में ले देकर बची कभी जज रही सास गिरिबाला सिंह। इधर ट्रिशा के घर वालों को खबर मिल गई थी नोएडा में। वो भी रात को ही जैसी खबर मिली 10:30 के दरमियान सब नोएडा से भोपाल की तरफ भागे। कुछ देर रात और सुबह तक सभी भोपाल में थे। उधर ट्रिशा की लाश जो है भोपाल के एम्स पहुंच चुकी थी। डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर रखा था। लाश को अब मॉर्चरी में रख दी गई पोस्टमार्टम के लिए। परिवार सब अस्पताल में है। वहीं से शुरू हो चुका था कि घर वाले तंग करते थे और सास है अपने घर पर। अब एक जिसकी जवान बहू की मौत हो गई, लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर में है। बहुत सारे लोग शोक जताने, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक अजीब चीज़ होती है। होता यह है कि 13 मई के दिन में जज रही सास गिरिबाला सिंह ब्यूटी पार्लर में फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि कल यहाँ पर ट्रिशा आई थी, कितने बजे आई थी, उसने क्या किया, क्या क्या करवाया, पेमेंट किस मोड से दिया था, पेटीएम किया या फिर कैश दिया। ये सारी जानकारी वहाँ की मैनेजर से ली और ये सारी जानकारी मैनेजर ने दे दी। इस ब्यूटी पार्लर की मैनेजर, इसका नाम किरण है। इस किरण से हमारे रिपोर्टर रवीश पाल सिंह ने बात की। कितने बजे पहुंची, क्या क्या कराया और फिर कैसे गिरिबाला सिंह का फ़ोन आया और उन्होंने क्या क्या क्वेरी की। पहले आप ये बात सुन लीजिए पूरी। रिलैक्स तो होना था उनको, तो इसलिए उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई थी। अच्छा, क्या वो अकेली ही आती थी हर बार या फिर? हर बार वो अकेले आती थी, हर बार अकेले आती थी।
और आपको क्या लगता है कि जो हुआ उसके बाद आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया है हादसा? मुझे पता चला जब गिरिबाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि ट्विशा कब आई थी कब गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ, स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था, तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता करना था, पूछना था कि ट्विशा कब आई और कब गई। ये कब कॉल आया था आपके पास? वो ये 13 तारीख के ही कॉल है। अच्छा, 13। फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम ट्विशा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी इतने बजे गई थी, फिर मैम ने मैंने मैम से पूछा कि क्या हो गया है मैम, ट्विशा मैम ठीक तो है ना, तब उनने मुझे बताया कि उनने सुसाइड कर ली है। आपको भरोसा हुआ? नहीं, मेरे को लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, उनने कोशिश करी होगी या कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर जब 5 लोग बाद में आए थे, मैंने उनसे पूछा जो फुटेज लेने के लिए आए थे, कौन लोग थे उनको वो एडवोकेट लग रहे थे मुझे, अच्छा, मतलब एडवोकेट वाले का, हाँ उनके पास आई कार्ड भी था, वो पहने हुए थे और एडवोकेट थे। और उनने बताया कि वो मतलब फुटेज चाहिए पुलिस को, मैडम आई थी गई थी तो वो आप दिखा सकते हैं क्या सीसीटीवी, तो मैंने बोला दिखाया उनको। फिर उसके बाद उनने फुटेज ली। और क्या वो गिरिबाला सिंह के वकील थे? ये नहीं पता क्योंकि ये मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मे बी होंगे उनके, या उनने ये बोला कि पुलिस को चाहिए तो पुलिस वैसे आई कि नहीं अभी तक आपके पास सीसीटीवी नहीं आई, लेने? पुलिस तो नहीं आई, अभी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं आई? नहीं कोई नहीं आया। तो आपने सुना पूरी बातचीत। अब 2 चीजें बड़ी अजीब है। पहली कि एक मौत का मामला है, मौत का मामला तूल पकड़ रहा है, और इधर जज रही सास ब्यूटी पार्लर में फ़ोन कर पहले तो ट्विशा की जानकारी ले रही हैं, और इतने पे ही नहीं रुकी। इस फ़ोन करने के बाद कुल 2 फ़ोन किए थे। पहला फ़ोन किया पूछा, फिर दूसरा फ़ोन किया तो उठाया नहीं था किरण ने खुद कॉल बैक किया। तब 2 बार फ़ोन के ऊपर पूरी जानकारी लेने के बाद किरण जब ब्यूटी पार्लर में ही थी, तभी 5 लोग ब्यूटी पार्लर के अंदर दाखिल होते हैं। ये 5 काले कोट में थे, देखकर ही लगता था वकील हैं, उनमें से कुछ के पास आई कार्ड भी थे। 5 आते हैं और उस ब्यूटी पार्लर की मैनेजर किरण से पूछते हैं कि जब ट्विशा कल यहाँ आई थी उस वक्त के सीसीटीवी कैमरे आपके इसमें लगे हैं, तो हमें फुटेज चाहिए क्योंकि ये केस के लिए ज़रूरी है, पुलिस के लिए ज़रूरी है और पुलिस को सौंपना है। मतलब ये एक अथॉरिटी बनकर वहाँ पहुँचे थे कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। अब बेचारी वो ब्यूटी पार्लर की मैनेजर, उसकी कहाँ इतनी हैसियत, 5 वकील, ऊपर से पुलिस का नाम, फिर उसे गिरिबाला सिंह से ही खबर मिली कि ट्विशा की मौत हो चुकी है, वो वैसे ही घबराएगी। उसने कहा आपको जो लेना ले लीजिए। वो लोग उस ब्यूटी पार्लर से सीसीटीवी का फुटेज लेकर चले जाते हैं कॉपी करके। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्योंकि विटनेस है, खुद बता रही कि वो आए थे, लेकर चले गए, और उससे पहले गिरिबाला सिंह ने फ़ोन किया। अब सवाल ये था कि आखिर गिरिबाला सिंह ब्यूटी पार्लर में फ़ोन कर वो कौन सा सच जानना चाहती थी कि ट्विशा 12 मई की दोपहर 3 से 6 तक वहाँ क्या क्या करवाया। और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो फिर उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज क्यों चाहिए था, वो उस कैमरे में क्या राज था, क्या देखना चाहती थी। और ऊपर से कमाल ये कि इस बात की भनक भोपाल पुलिस को मिली, जो 13 तारीख से ही 13 मई की सुबह से इस मामले की जांच कर रही है। भोपाल पुलिस को पता ही नहीं, जबकि किसी भी केस का एक बेसिक होता है कि मौत से पहले या मौत वाले दिन क्या क्या हुआ। आप कड़ियों को जोड़ते हैं तो आप पूछताछ करते हैं कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, किस किस से फ़ोन पे बात की, आखिरी कॉल किसको किया। तो ये तो शुरुआत है, और शुरुआत में इस ब्यूटी पार्लर का अहम रोल इसलिए है कि उस दिन 12 मई को ट्विशा घर से सिर्फ एक बार निकली, और वैसे ब्यूटी पार्लर को जाने के लिए निकली 3 बजे, और शाम को लौट कर आ गई, और उसके बाद उसकी मौत हुई। तो ये तो बेसिक, कोई भी एक नया नवेला भी पुलिस वाला इतना तो जानता है कि इस ब्यूटी पार्लर की थोड़ी अहमियत चल कर इंट्रोगेट करें, इन्वेस्टिगेट करें, पूछें
कि भाई यहाँ क्या था, किस तरह आई थी। उससे बेहतर तो जो हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि उस वक्त कुछ ऐसे उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चला परेशान थी, क्या थी, दुखी थी, नहीं थी। लेकिन पुलिस वालों ने जहमत नहीं उठाई। भोपाल के जब पुलिस कमिश्नर से पूछा गया कि इस ब्यूटी पार्लर में ट्विशा गई थी और वहाँ पर गिरिबाला सिंह ने अगले दिन फ़ोन किया और फिर वहाँ 5 लोग गए और वो सीसीटीवी फुटेज से तस्वीरें ले गए, तब कमिश्नर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस केस से जुड़ा हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि आखिर एक सास ने ब्यूटी पार्लर को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी और उस तस्वीर में ऐसा क्या था जो उन्होंने मंगाया। क्योंकि बाकी अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ कुर्सी पर बैठी हुई एक ट्विशा जो हेड मसाज ले रही है उसकी तस्वीर है। इसके अलावा और क्या क्या है मालूम नहीं है। लेकिन ये अपने आप में शक पैदा करने वाला सवाल है कि जज रही सास को इन कैमरों की तस्वीरों में ऐसा क्या था जो चाहिए था, और वो क्यों इतनी घबराई हुई थी कि ब्यूटी पार्लर में फ़ोन कर पूछ रही थी कि ट्विशा आई तो क्या क्या करवाया। अब इसकी खैर जांच हो रही है। ये तो रहा एक पहलू। 15 मई आप सिलसिलावार देखिए, इसलिए एक तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सुमोटो लिया, यानी स्वतः संज्ञान खुद से आगे बढ़ते हुए कि ट्विशा में मौत केस में क्या हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बाली, जो वैसी सुर्खियों में पिछले दिनों कॉकरोच की वजह से, उन्होंने आज कोर्ट में कहा कि चूंकि ट्विशा की मौत में एक जज रही सास के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद जांच सही नहीं हो रही है। इसीलिए उन्होंने खुद इस केस का संज्ञान लिया और ये जानने की कोशिश की कि जांच सही हो रही कि नहीं हो रही है। तो इसी कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उन्होंने बाकायदा कहा कि जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई को कहिए कि जांच शुरू करे। हालांकि सिफारिश कर दी एमपी सरकार ने, पर सीबीआई की टीम अब तक नहीं पहुंची थी। आज पहुंच गई दोपहर को और अब जांच शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आज ये भी हुआ कि हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश के गिरिबाला सिंह की जो अग्रिम जमानत मिली थी उसको खारिज करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई। हालांकि वो अर्जी दाखिल की गई, आज सुनवाई हुई, लेकिन 2 दिन की मोहलत और दे दी गई गिरिबाला सिंह को कि अब आप 27 तक जवाब दीजिए कि आपकी अग्रिम जमानत क्यों ना खारिज कर दें। अब ये अग्रिम जमानत खारिज करने की बात क्यों आई? कमाल देखिए इस केस में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें एक जज शामिल है इसलिए क्या जांच सही ढंग से नहीं हो रही, लोगों की राय बनी है और ये सही मायनों में राय है और ये राय गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने जांच की है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ सबूत के साथ। 12 तारीख को ट्विशा की मौत हुई, 13 तारीख को ट्विशा का पोस्टमार्टम होता है, 14 तारीख को ट्विशा की जज रही सास गिरिबाला सिंह वहाँ की कोर्ट में पहुँचती हैं कि हमें डर है कि हमें अरेस्ट किया जा सकता है, हमें अग्रिम जमानत दीजिए। और ये अर्जी देती हैं 14 को और आनन फानन में 24 घंटे के अंदर 15 मई को कोर्ट उन्हें अग्रिम जमानत दे देती है। मतलब इतनी जल्दी फटाफट ऐसे कैसे काम हुआ कि आम इंसान के मामले में यही गिरिबाला सिंह एक आम सास होती तो क्या ये सब कुछ होता? जब ये उनकी अर्जी खारिज करने के लिए ज़मानत की मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई तो वहाँ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील खड़े हुए थे वो है इंडिया के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का कोर्ट के सामने ये सबूत रखा कि अग्रिम जमानत देने में गिरिबाला को कुछ जल्दबाजी दिखाई गई। उन्होंने कहा 12 को मौत हुई, 13 को पोस्टमार्टम, 14 को कोर्ट मूव करती हैं वो और 15 को बेल। इतनी जल्दी क्या था? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ था। खैर, अब इसके बाद अग्रिम जमानत मिल के गिरफ्तारी तो हो नहीं सकती, लेकिन पूछताछ तो हो सकती थी, क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक है, इंट्रोगेशन पर नहीं है, आप पूछताछ कर सकते हैं। 15 दिन हो गए, आज भी पूछताछ नहीं हुई। जब भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने अपने बचाव में दलील दी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमने उनको पूछताछ के लिए पहले नोटिस भेजा घर पर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने दोबारा नोटिस भेजा, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बार नोटिस भेजा, यानी 3 नोटिस भेज चुके हैं कि आप पूछताछ में मदद कीजिए, पुलिस के पास आइए।
लेकिन 3-3 नोटिस के बावजूद वो पुलिस को सहयोग करने को तैयार नहीं है, और न वो पुलिस के पास आई, उस पुलिस स्टेशन में आई जो जुरिस्डिक्शन के तहत आता है, और उन्होंने अपना बयान नहीं दिया। भोपाल के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जब 3 नोटिस के बाद भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, जांच में मदद नहीं कर रही हैं, इसीलिए उनकी अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए हाई कोर्ट मूव किया है। अब सवाल यहाँ पर भी है कि एक जज होने के नाते इस केस की जांच सही ढंग से नहीं हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो लोगों की राय बन चुकी है, तो वाकई ये राय गलत कहाँ है? आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए कि गिरिबाला सिंह जज कभी थी ही नहीं, एक आम सास थी, एक आम महिला। क्या एक आम सास, एक आम महिला के केस में भी पुलिस इसी तरीके का काम करती? मतलब आनन फानन में इधर पोस्टमार्टम हुआ और उधर बेल एप्लीकेशन मूव, और 24 घंटे के अंदर अग्रिम जमानत भी दे दिया। ऐसा होता ही नहीं है। तभी कई बार ये कहा जाता है कि हमारे देश में कानून 2 तरह के लोगों के लिए, एक ताकतवर, एक कमज़ोर लोगों के लिए। तो उनको तो आनन फानन में मिल गया, और वही गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत के बाद भी पुलिस से सहयोग नहीं कर रही, जबकि वो जज रही। उन्हें पता है कि पुलिस के साथ बातचीत, पूछताछ उनका राइट है, उनको जाना चाहिए, पर एक जज लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन को टाल रही है, इंट्रोगेशन को टाल रही है, और वो जा ही नहीं पा रही है। कोई और होता तो पता नहीं पुलिस कितने तरीके अपना लेता। तो इसलिए लोगों की राय गलत नहीं है। 10 दिन तक उनका बेटा समर सिंह फरार रहा। अब यहाँ पे भी लोगों की राय कहाँ गलत है? वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं, कोई ऐसा भी नहीं कि उसे छुपने के 10 ठिकाने हैं। जहाँ भी छुपेगा अपने किसी जानकार के टच में रहेगा, क्योंकि रहना है, खाना है, पीना है, कब तक छुपेगा? और इधर घर में क्या हो रहा है, माँ के साथ क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी ले रहा होगा। तो बेसिक चीज़ें हैं कि अगर उसके क्लोज रिश्तेदारों और दोस्तों के ही फ़ोन को ट्रैक करना शुरू कर देते तो फिर पता चल जाता। और वो कहीं भागा भी नहीं था एमपी छोड़कर, वो तो उसी एमपी में था, जबलपुर में था। लेकिन 10 दिन तक एमपी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। तो फिर लोगों की राय गलत कहाँ है कि इस केस में जानबूझकर पुलिस जांच नहीं कर रही है? 3-3 नोटिस, अग्रिम जमानत आनन फानन, बेटे को 10 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जाना, ब्यूटी पार्लर में कैमरे में क्या है फ़ोन करके पूछना, ट्विशा ने क्या किया, ये सारी चीज़ें क्या सवाल पैदा करती हैं? इन सारी चीज़ों के साथ आज पहली बार आपको जिस छत पर 12 मई की रात ट्विशा की मौत हुई थी, उस छत की वो तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में भी बहुत कुछ कहानी है कि आम लोगों की राय गलत नहीं है, कि अगर वो जज ना होती तो फिर ये केस कहीं और होता। जज थी, इसलिए जांच ढंग से नहीं हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी गिरिबाला सिंह के घर के छत की तस्वीर है, जहाँ ट्विशा बहू बनकर गई। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं, उससे ये लगता है कि इस छत को एक टेम्परेरी जिम भी बनाकर रखा गया है। यहाँ पे आपको ट्विशा का उस छत के फर्श पर चप्पल पड़ा भी दिखाई देगा। ये ट्विशा की चप्पल है, जब वो यहाँ गिरी उसके बाद उसको लेकर जाया गया तो चप्पल वहीं छूट गया था। अब यहाँ सबसे 2 खास चीज़ें हैं जिसे देखने की ज़रूरत है। छत से लटकी आपको एक रिंग दिखाई दे रही होगी, टायर जैसी ये रिंग है, 2 रिंग है। अगर आप बाईं तरफ के रिंग को देखेंगे तो उसमें से एक इलास्टिक का वायर नीचे लटक रहा है, बिल्कुल सीधा ज़मीन से टच कर रहा है। लेकिन अगर आप दाईं तरफ की रिंग को देखेंगे तो उसमें भी इलास्टिक का एक वायर है, तार है, लेकिन वो सीधा ज़मीन पर नहीं लटका हुआ है, बल्कि उस वायर को एक तरफ से लंबा और एक तरफ से छोटा है। ऐसा लगता है जैसे उसको खींच कर कुछ किया गया है। असल में ये दाहिनी तरफ वाला जो रिंग और आप इलास्टिक के जो वायर देख रहे हैं, इसी से झूलती हुई ट्विशा मिली थी। और यही वो इलास्टिक वायर है जो एक इम्पॉर्टेंट सबूत है, जिसको कहा गया कि उसके गले में कसा हुआ मिला था ट्विशा के। तो अब गले पे जो उसके तार के मार्क आते हैं, जिसे हम लिगेचर मार्क कहते हैं, या फिर इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स, उसके ऊपर भी मार्क आए होंगे उस गले का। जब भी ऐसे केस में होता है तो सिर्फ गले पे मार्क नहीं होता, उस गले से जो चीज़ कसा है उस पर भी उस गले का मार्क चला जाता है, स्किन या हेयर, छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ तक कि उसका डीएनए भी, पसीना और वो भी, अगर ब्लड है तो वो भी उसके अंदर होता है। तो आप उससे मैच करते हैं कि हाँ, यही वो वायर है जो उस गले में था।
लेकिन ये तस्वीर जब आप देख रहे हैं तो देखिएगा कि इसमें 2 आदमी हैं और तस्वीर देख के साफ लग रहा है कि ये रात की तस्वीर नहीं है, ये दिन के उजाले की तस्वीर है, क्योंकि सामने की तरफ से रोशनी आ रही है दिन के उजाले की। अब ये एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस था। इससे फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉक्टर पोस्टमार्टम करने वाले ये बता सकते हैं कि इस गले से जो कुछ मिला, बेल्ट या इलास्टिक का वायर जो गले पे मार के और जो इस वायर पे मार के, दोनों मैच कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये मैच करना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि नहीं भाई साहब वो तो कोई फंदा कोई और था, ये कोई और है। लेकिन जब मैच कर गया तो फिर शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन कमाल देखिए कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब 12 घंटे हो चुके हैं ट्विशा को मरे हुए। रात 10 से 10:30 के बीच में मौत हुई है और ये अगले दिन, ये 12 तारीख को मौत हुई और 13 मई की सुबह 10 से 11 बजे की ये तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें ये फंदा लटका हुआ आपको दिखाई दे रहा है अपनी दाहिनी तरफ। पुलिस रात को आई थी। जब पहली बार कॉल गया तो पुलिस रात को आई, उसने छत पर भी देखा सब कुछ और लौट गई, ऐसे जैसे नौसिखिया पुलिस, उसे पता ही नहीं है क्राइम सीन को किन नज़रों से देखना चाहिए। जबकि कहते हैं क्राइम सीन एक ऐसी चीज़ है जहाँ की सिर्फ 3 चीज़ें, ज़मीन, छत और फर्श, अगर इस पर कोई पारखी नज़र डाल ले तो केस यूं खुल जाए। ये बहुत बड़े जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनकी लाइनें हैं ये, कि ज़मीन, छत और फर्श, मैंने पहले भी शेयर किया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्राइम सीन को परखने और देखने के लिए उन पारखी नज़रों से। तो वहाँ छत है, फर्श है, दीवार है, सब कुछ है। पुलिस भी गई। अरे बाकी सबूत तो छोड़िए, उसने उस फंदे को उतारने की जहमत नहीं की जो ट्विशा के गले में था और छोड़ दिया। 12 घंटे बाद जब पुलिस आई तब उसको ले गए। अब उन 12 घंटों में कहने को बहुत कुछ हो सकता है। अगर पूरी साजिश है तो पूरा सबूत बदला जा सकता है। तो जिस पुलिस को यही पता नहीं कि जो मेन एविडेंस है उसको कैसे ले जाना चाहिए, कब ले जाना चाहिए, तो फिर बाकी की उम्मीद आप क्या करेंगे? बाद में ले गए। तो ये एविडेंस है जिसकी वजह से भी कहा जा सकता है कि लोगों ने राय गलत थोड़ी बनाई है कि वो जज थी, अपने पावर का इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए पुलिस ने जांच नहीं की। शायद उस जज की कुर्सी जिस पर वो बैठ चुकी थी, पुलिस को खौफ था उस कुर्सी का आज भी। खबर तो ये भी है कि जब 12 और 13 मई, जिस वक्त ट्विशा की लाश पोस्टमार्टम हाउस में थी और सास गिरिबाला सिंह घर पर, तब उन्होंने कई कॉल किए थे और उनमें से कुछ कॉल तो 1-2 कॉल तो जजों को किए गए थे। तो ये भी सवाल है कि फिर ये कॉल क्यों? गुमराह करने के लिए। कुछ एक्स पुलिस वालों को भी फ़ोन किए गए थे और ये सारी डिटेल है। एप्लीकेशन लिख कर दिया है ट्विशा के फादर ने पुलिस कमिश्नर को, और उन्होंने अब कहा कि हाँ, हमें ये कॉल के बारे में शिकायत मिली है, हम उसकी जांच करेंगे। तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि एक जुडिशरी से जुड़ा हुआ मैटर था, सूर्यकांत भाली साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोगों की यह राय बन गई थी कि इसी वजह से, क्योंकि वो एक जज रह चुकी है, इस केस की जांच ईमानदारी से नहीं हो रही है, इसीलिए उन्होंने सू मोटो लिया। अब यहां एक सवाल है कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं गिरिबाला सिंह कभी जज नहीं रही, वो एक आम महिला है, एक आम सास, और ट्विशा की मौत हुई, तो भी क्या इतने सारे केस के बोझ तले दबी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस खुद से संज्ञान या सुमोटो लेते कि अच्छा चलो हम इसको ले लेते हैं? क्योंकि डाउरी और इससे रिलेटेड इस तरह की मौत के मामले में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ सिर्फ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि एक आरोपी के कटघरे में खड़ी महिला जुडिशरी से जुड़ी हुई और जुडिशरी बदनाम हो रहा है, सिर्फ इस वजह से। आम कोई होता या आम सास होती तो फिर शायद इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई नहीं देती। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच एक अजीब चीज़ हुई आज। अजीब क्या, एक ऐसी बात हुई जो इस देश के हर माँ बाप के लिए ज़रूरी है, सुनना चाहिए। हमारे देश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये कार्रवाई चल रही थी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से वो दलील दे रहे थे और उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही। पहले उन्होंने ये जो लाइन कही है
वो आपको सुनाता हूँ। उन्होंने इंग्लिश में कहा, उनकी लाइन थी कि बेटर टू हैव डिवोर्स डॉटर देन डेड डॉटर। यानी अगर इसको हिंदी में कहें तो मुर्दा बेटी से कहीं बेहतर है तलाकशुदा बेटी। यानी और भी आसान शब्दों में कहें तो लाश से बेहतर है तलाक। इस लाइन के माने बड़े गहरे हैं जो तुषार मेहता साहब ने कहा है। ऐसा कई बार देखा गया है, बल्कि इसी केस को मैं बाकी का एग्जाम्पल क्यों दूं, कुछ चैट मैंने पढ़े जो ट्रिशा और उसकी माँ के बीच में है। ट्रिशा अपनी माँ से कह रही है कि ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, ये शक करते हैं कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, मुझे बुरा भला कहते हैं, जो मेरे पेट में बच्चा उस पर शक करता है मेरा पति और कहता है ये किसका है, और समर तो अब बिल्कुल एकदम जानवर जैसा बिहेव करता है, और मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे बुला लो। माँ ट्रिशा की इधर से लिखती हैं कि कोई नहीं, अभी भी वो गुस्से में होगा, बाद में शांत होगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे कई मौके आए जब ट्रिशा अपनी परेशानी बता रही है और माँ ये कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा, बस तुम थोड़ा सा सब्र करो। अगर ट्रिशा ये घर छोड़ देती ससुराल और मायके चले जाती तो क्या उसकी मौत होती? शायद आज वो जिंदा होती। इसीलिए जो तुषार मेहता साहब ने कहा कि मुर्दा बेटी से बेहतर है तलाकशुदा बेटी, क्या होगा? ससुराल में नहीं बन रही है, आप समाज, बिरादरी और बाकी लोगों की परवाह क्यों? जान है तो जहान है। तो अगर बेटी का डिवोर्स हो गया, तलाकशुदा है, तो इसमें कौन सी शर्म की बात है? शर्म तो उनको आनी चाहिए जिनकी वजह से तलाक हुआ, उन लालची लोगों को। तो इसीलिए ये एक नसीहत भी है कि अगर कभी भी, ये तमाम उन बेटियों के माँ बाप के लिए, कभी भी आपकी बेटी का कोई ऐसा मैसेज, फ़ोन आए कि वो ससुराल में तंग है, परेशान है, तो उसे ये ज्ञान मत दीजिए कि बेटा समझौता कर लो या बेटा सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, उसकी परेशानी को समझिए और वो जो चाहती है उसके साथ मिलकर कीजिए। अगर वो चाहती है कि ससुराल में नहीं रहना, मायके आना है, तो उसे आने दीजिए, उससे बात कीजिए, घर बुलाइए, फिर ससुराल वालों से बात कीजिए, क्या पता बात बन जाए। लेकिन वहाँ उसे मरने के लिए मत छोड़ दिए, क्योंकि आपकी बेटी मुर्दा हो जाए उससे बेहतर ये है कि तलाकशुदा हो जाए। तो लाश से बेहतर है तलाक। इसके साथ ही आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।